कहानी मीठे फल का भाग 1 आप लोगों के से समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी, सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। इस जमीन पर प्रत्येक क्षण परमात्मा की कृपा से आनंद की वर्षा नित्य निरंतर हो रही है। उस आनंद की बूंदों की मिठास मचलते हुए वृक्षों में, उछाल लेते हुए लहरों में, उन पहाड़ों के पत्थरों पर टपकती हुई ओस की बूंदे, प्रकृति के हर वादियों में वो मिठास मौजूद है। इन्हीं वादियों के बीच में एक छोटा सा गांव कनकपुर, छिपरा पहाड़ियों के बीच में मानो तारों के समूह में चांद चमक रहा हो। उस गांव के मुखिया ब्रह्म प्रताप के खेतों का पूरा जिम्मेदारी कुशल किसान छविदास पर था। इस बार भी अपने फसलों को लहराते देख मुखिया मुस्कुराते हुए श्री ब्रह्म प्रताप, वाह छविदास, इन लहराते हुए फसलों में मानो तुम्हारी खुशियां समा गई हो। छविदास, मुखिया जी, आपका कृपा प्रसाद मेरे रगों में दौड़ रहा है, जिसकी बदौलत अपने पसीनों की बूंदों से इन खेतों का प्यास बुझाता हूँ। श्री ब्रह्म प्रताप, देखिए इस भूमि की तरफ, मानो ये तुम्हें गले लगाने के लिए बेताब हो। छविदास, हाँ, वो इसलिए कि आपके आशीर्वाद के बदौलत हमारा छवि छवि बन गया है। कुछ क्षण मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। श्री ब्रह्म प्रताप, भवन आकर भेंट को स्वीकार कर उसकी शोभा बढ़ाओ। छविदास, इन हाथों का आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी शोभा की बात है। पुनः एक दूसरे का अभिनंदन कर मुखिया ब्रह्म प्रताप अपने भवन को चले जाते हैं। भवन पहुंचते हैं अपनी पत्नी कौशल्या को पुकारते हुए श्री ब्रह्म प्रताप, अरे सुन रही हो नीलम की माँ, थोड़ा सा गुड़ ठंडा पानी लेकर आइए। कौशल्या, आ रही हूँ जी, तब तक हाथ मुंह धो लीजिए। तब तक कौशल्या गुड़ पानी लेकर आती है। ठंडे पानी से तरोताजा होते हुए श्री ब्रह्म प्रताप, अरे क्या बात है, इस उदासी के पीछे कौन सा राज छिपा है? कौशल्या, इस उदासी के पीछे जो छिपा है वो आपका मन नहीं देखना चाहता। श्री ब्रह्म प्रताप, ओहो, इस तरह घुमा फिरा के बात मत करिए, सीधे सीधे कहिए आखिर क्या बात है। कौशल्या, तो सुनो, मेरी बरसों से एक ही कामना थी, सुंदरवन के सारे वृक्षों को कटा कर वहां एक विशाल मंदिर बनवाने की। श्री ब्रह्म प्रताप, क्या तुम्हें मालूम है छविदास अपने लहू के बूंद से सुंदर वन को सींच रहा है। भला कैसे कह सकता है कि इन वृक्षों में उसके प्राण बसा है। कौशल्या, मुझे लगता है देवी माँ में आपका आस्था न रहा, बल्कि इन वृक्षों को इतना तवज्जो देना क्या इतना उचित है। श्री ब्रह्म प्रताप, यहाँ मंदिर और वृक्षों से बढ़कर छविदास का प्रेम है, जो उन प्रत्येक पत्तों में उसकी छवि विद्यमान है, और मेरे प्रति श्रद्धा विश्वास सेवा भाव की बदौलत उसके प्रेम का हनन कर दे। कौशल्या, तो ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मेरे ही प्रेम का गला घोट दीजिए। श्री ब्रह्म प्रताप, कौशल्या, मुझे इतना मत विवश करो कि इन आंखों के आंसू भी सूख जाए। कौशल्या, तो आप भी इतना याद रखना, यदि मंदिर न बना तो सुंदर वन को मेरे लहू से सींच देना। इतना कहते हुए भावुक हो अपने कक्ष में चली जाती है। तब तक स्कूल से नीलम आ जाती है। अपने पिता को उदास देख नीलम, पिताजी क्या बात है, पहली दफा इतना उदास हो। मुखिया जी, अपनी बेटी को गोदी में ले दुलारते हुए श्री ब्रह्म प्रताप, कुछ नहीं बेटी, भला जिसकी इतनी प्यारी बेटी हो उसका उदासी क्या कर सकता है। नीलम, पिताजी आज मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। श्री वीरेंद्र प्रताप, तो ठीक है, अब अपनी नीलम बिटिया को शिकायत का मौका नहीं देंगे। नीलम, पिताजी माँ नहीं दिखाई दे रही है। श्री वीरेंद्र प्रताप, जाओ अपने कक्ष में, वो वहीं तुम्हारी राह दिख रही होगी। तत्पश्चात नीलम अपने माँ के पास चली जाती है। इधर मायूस मुखिया अपने कक्ष में पहुंच जलते हुए चिराग को देखते देखते भावुक हो मन ही मन में श्री वीरेंद्र प्रताप, छविदास की मुस्कुराहट को कल मैं छीनने जा रहा हूँ। उसके प्राणों की वेदना मेरे हृदय को बेध रहा है, मानो सागर का जल भी मेरे प्राणों का प्यास नहीं बुझा पाएगा। अब गहरी नींद मेरे प्राणों में धीरे धीरे समा रहा है। सोचते सोचते मुखिया की आंखें झपने लगती है। आखिरकार गहरी नींद के आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह द्वार पर पहुंच छविदास मुस्कुराते हुए, छविदास, मेरे मालिक, सुबह की पहली किरण आपका राह देख रही है। किसान छविदास की आवाज
कानों में पड़ते ही मुखिया बाहर आकर छविदास को गले लगा। भावुक हो श्री ब्रह्म प्रताप। छविदास, तुम्हारे सीने की ठंडक मेरे अंदर दहक रही है, अग्नि को काश शांत कर सके। छविदास, मालिक, आखिर क्या बात है? आपके सीने में प्रेम का दरिया के सिवा अन्य कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दिया। श्री ब्रह्म प्रताप, अब तो प्रेम का दरिया सूख गया है, चंद पत्थरों के सिवा और कुछ भी नहीं है। छविदास, मेरे मालिक, इससे पहले मैं अपने ही आंसुओं से भीग जाऊं, अब आप रजा रात से पर्दा हटाइए। श्री ब्रह्म प्रताप, मेरी पत्नी सुंदरवन के वृक्षों को कटवाकर वहां विशाल वृक्ष मंदिर बनवाने का संकल्प लिया है। छविदास, मेरे मालिक, आपने क्या संकल्प लिया है? श्री ब्रह्म प्रताप, संकल्प लेने की शक्ति अब मुझ में ना रहा, तुम्हारे सामने एक मजबूत व्यक्ति खड़ा है। छविदास, मालिक, उन वृक्षों में मेरे प्राण बसे हैं, मैं अपने बहते हुए लहू को कैसे देख पाऊंगा? श्री ब्रह्म प्रताप, आंखों में पट्टी बांधना पड़ेगा और कानों को बंद करना पड़ेगा, जिससे प्राण घातक शब्द तुम्हें न सुनाई पड़े। छविदास, मालिक, आपने हमेशा अपने अनुसार भेंट दिया है, आज मुझे मेरे अनुसार एक भेंट दे दीजिए। श्री ब्रह्म प्रताप, बोलो छविदास, मेरे प्राणों भी भेंट के लिए उद्यत है। छविदास, कम से कम एक आम का वृक्ष मेरे लिए छोड़ देना, जिसे देखते देखते चैन की लंबी नींद ले सकूं। श्री ब्रह्म प्रताप, ठीक है। आंखों में आंसू लिए छविदास सीधे सुंदरवन पहुंचता है। उन वृक्षों को पकड़ आंसू से वेदना प्रकट करते हुए छविदास, मेरा बचपन तुम्हारे छाव में बीता है, काले पत्ते मेरे हृदय पर गिरने वाले हैं, अभी मेरे आंखों में बहते हुए प्रेम के दरिया सूख जाएंगे, इन होठों की मुस्कुराहट छिन जाएगा, अब छविदास बिना प्राणों का हो जाएगा। इतना कहते हुए उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। तब तक उसका बेटा मनोज आ जाता है। पिता को इस हाल में देख घबराते हुए मनोज, पिताजी, इन आंखों में सदैव खुशियां ही देखा है, आज वो खुशियां कहाँ गुम हो गया? छविदास, बेटा, ये आंसू नहीं है, बल्कि इन वृक्षों की शोभा मेरी आंखों से टपक रहा है। मनोज, मैं कुछ समझा नहीं। छविदास, अब छोड़ो भी, ये बताओ आज का बाजार कैसा था? मनोज, पिताजी, सारे मीठे फल बिक गया, आज का आमदनी बेहतर रहा। छविदास, अब चलो घर, अब तो भोजन बनाना भूल गए। मनोज, कोई बात नहीं, घर पर थोड़े बहुत मीठे फल बचे हैं। मुस्कुराते हुए सीधे घर की तरफ चल देते हैं और थोड़ी ही देर में किसान छविदास अपने बेटे के साथ घर पहुंच जाता है। मनोज, पिताजी, हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मीठे फल काट कर ले आता हूँ। छविदास, बेटा संभाल कर काटना। चंद समय मनोज आम के मीठे फलों को काट कर ले आता है। मनोज, लीजिए पिताजी, साथ बैठकर मीठे फलों का आनंद लेते हैं। बातों बातों में चांद की रोशनी जमी पर नृत्य करने लगता है। ये देख छविदास, बेटा जा आराम कर, उसे भी रात काफी हो गई है। मनोज, जी पिताजी। तत्पश्चात मनोज अपने कमरे में चला जाता है। इधर छविदास चांद को देखते देखते छविदास, काश ये रात यहीं ठहर जाए, इस अनुपम रोशनी में मेरी आंखें नृत्य करते करते अपने वृक्षों को देखते देखते मेरा अंतर्मन समा जाए। यूं ही रात गुजर जाती है। सुबह की पहली किरण अपनी छटा बिखरते हुए तभी द्वार पर मुनीम शंखनाद का आगमन होता है। ये देख मुखिया श्री ब्रह्म प्रताप, शंखनाद, अपने आदमियों को लेकर सुंदरवन जाओ, एक बिट छोड़कर बाकी सभी कटवा देना। शंखनाद, पर मुखिया जी, एक बिट छोड़ने के पीछे क्या तात्पर्य है? श्री ब्रह्म प्रताप, छविदास को मैंने वचन दिया है, एक बिट छोड़ देंगे। शंखनाद, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तभी कौशल्या समझाते हुए, कौशल्या, मुनीम, जहां तक हो सके आज ही मंदिर का शिलान्यास हो जाना चाहिए। शंखनाद, कोशिश तो यही रहेगा। इतना कहते हुए मुनीम अपने आदमियों के साथ सीधे सुंदरवन पहुंचता है। वहां पहले से ही मौजूद छविदास मुखिया के आदमी को समझाते हुए, छविदास, मेरे भाइयों, जरा आराम से चढ़ना, तुम्हारे कुल्हाड़ी की टनकार मेरे प्राणों को बेच रहा है। शंखनाद, तू क्यों खामसा परेशान है, जा घर जा। छविदास, मुनीम, इन छाव में हमारा बचपन बीता है, वो खुशियाँ जो इन पत्तों में बसा है, अब तो चिलचिलाती धूप से ही गले लगाना है। शंखनाद, तेरा बात तो मुझको कम ही समझ आता है। अरे तुम लोग क्या सुन रहे हो, जाओ फटाफट इन वृक्षों को काट गिराओ। आखिरकार सारे आदमी मिलकर धड़ाधड़ इन वृक्षों को काटने लगते हैं। तभी कुछ मीठे फल गिरते हैं। उस क्षण मुनीम फल को ले चखने लगता है। शंखनाद, अरे वाह, कितना मीठा फल है। उसकी बातें छविदास के कानों में पड़ते ही छविदास, मुनीम,
इस वक्त आपको ये फल नहीं खाना चाहिए। शंखनाद, क्यों भाई नहीं खाना चाहिए? छविदास, क्योंकि ये कटे हुए वृक्षों का फल है। उसकी मौत पर आपका अभिनंदन शोभा नहीं देता। इतना कहते हुए भावुक हो छविदास बचे हुए एक वृक्ष के पास बैठ जाता है। आखिरकार बाकी सारे वृक्ष काट कर गिरा दिए जाते हैं। तभी मुखिया प्रेम प्रताप अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहां पहुंच जाता है। पंडित विट्ठल महाराज मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा कराते हैं। मुखिया और उसकी पत्नी जल से चारों तरफ गिराकर भूमि का पूजा करते हैं। उसके बाद मुखिया पहली ईंट रखकर शिलान्यास करते हैं। आखिरकार तेजी से कार्य आरंभ हो जाता है। छविदास हर रोज उस अकेले बचे हुए वृक्ष पर जल चढ़ाने आता है। ये देख मुनि मुस्कुराते हुए शंखनाद, अरे छविदास, इस वृक्ष पर जल चढ़ाने से क्या फायदा मिलेगा? चढ़ाना है तो मंदिर में जल चढ़ाइए, कम से कम जीवन तर जाएगा। छविदास, शंखनाद, फायदे के लिए मंदिर में आप ही जल चढ़ाते होंगे। मैं तो इस मीठे फल के लिए जल देता हूँ, जिससे लोगों को मीठा स्वाद मिलता है। शंखनाद, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। जल चढ़ाने के बाद छविदास सीधे अपने घर पहुंचता है। तभी थोड़ी ही देर में मीठे फल बेचकर मनोज भी घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही छविदास, मनोज, हर रोज मेरे नाम के जल उस वृक्ष पर जरूर देना। छविदास आखिर इतना कहते हुए शांत हो जाता है। मनोज, ठीक है पिताजी, पर इस तरह हताश होना आप पर शोभा नहीं देता। आप अक्सर कहा करते हैं परासना इंसान की परछाई है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। छविदास, बेटा अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। इन वृक्षों से ही तो मेरे आत्मा की प्यास बुझती, पर अब वो साथ ना रहा। समय मेरा द्वार खटखटा रहा है। मनोज, पिताजी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। समय पुनः खुशियां देकर आएगा। हर दुख जीवन की नई शुरुआत है। छविदास, अब जा, प्यासे वृक्ष मेरी आहट देख रहे होंगे। मनोज, ठीक है पिताजी, पर आप इस विषय पर सोचना छोड़ दीजिए। छविदास, ठीक है बेटा, जाओ, ये शुभ कार्य की शुरुआत अभी होना चाहिए। मनोज, जी पिताजी। उछड़ गांव की भीड़ मंदिर के लिए निकल पड़ता है। तभी आहट लगते ही छविदास, बेटा, गांव के सारे लोग मंदिर जा रहे हैं। मनोज, हाँ पिताजी, आज देवी माँ का पहला पूजा अर्चना है। तब तक जल ले मनोज भी भीड़ के साथ निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में सारे गांववासी मंदिर में जमा हो जाते हैं। उस क्षण मनोज वृक्ष पर जल चढ़ाने लगता है। तब ये देख मुखिया श्री ब्रह्म प्रताप, सारे गांव से मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं और तू वृक्ष पर जल चढ़ाकर देवी माँ का अपमान कर रहा है। मनोज, इस वक्त से मुझे मीठे फल मिलते हैं। श्री ब्रह्म प्रताप, ये मीठे फल देवी माँ से ज्यादा कीमती हैं। मनोज, इस मिठास का कोई कीमत नहीं, वैसे अधूरा मन ही कीमत लगाता है। श्री ब्रह्म प्रताप, यहाँ सभी अधूरे मन वाले ही जमा हुए हैं। मनोज, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि असंतुष्ट मन अपने लिए जाल बनाता चला जाता है। तभी कौशल्या धिक्कारते हुए, आप भी न जाने क्यों अनपढ़ गंवार से मुख लगते हैं। चलिए पूजा में विलंब मत करिए। पंडित बिल्लत विट्ठल महाराज पूजा पाठ कराते हैं। उस क्षण मुखिया ज्यों ही घंटी बजाते हैं, उसकी ध्वन छविदास के कानों में पड़ते ही आत्म पीड़ा में शरीर छोड़ देता है। इधर मनोज सीधे घर पहुंचता है। पिता को देखते ही झकझोरते हुए भाव को चिल्लाने लगता है। मनोज, पिताजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब मेरे आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। इस बोझ को कंधे से नहीं उठाऊंगा। मेरा अतीत प्रश्चिन्न बनकर मेरे सामने खड़ा है। क्या मुझे यही उपहार मिलना था? आखिरकार उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। तभी अगल बगल के सारे मजदूर भाई एकत्रित हो पर तत्क्षण लकड़ी की व्यवस्था कर सबके सब बुजुर्ग भाई पार्थिव शरीर को ले निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में मंदिर से लौट रहे मुखिया ब्रह्म प्रताप की नजर पड़ते ही श्री ब्रह्म प्रताप, अरे भाई, क्या हुआ, कौन है? किसान भाई, मुखिया जी, आपको पूजने वाला छविदास है। श्री ब्रह्म प्रताप, देखा, देवी माँ का कहर तुझ पे टूट पड़ा। तूने वृक्ष पर जल दे देवी माँ का अपमान किया है। मनोज, आपने मेरे मन को ध्यान से अनुभव नहीं किया। अंधविश्वास की जड़ें मेरे मन तक नहीं पहुंचा पाया। इतना कहते हुए आगे बढ़ जाता है और थोड़ी ही देर में गंगा घाट पहुंच पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे वहीं घाट पर बैठ खुद को कोस रहा था। अंततः पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होने के बाद सबके सब वहां से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में मनोज अपने घर पहुंच जाता है और खुद को अकेला देख मायूस हो मनोज, पिताजी, अब इन हवाओं में अपने प्रेम की खुशबू ना रहा। इस घर की रोशनी, इस अंधेरे के आगोश ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया है। सोचते सोचते मनोज गहरी नींद में चला जाता है। तभी उसे अपना सपना मिलता है। छविदास, बेटा, हर रोज उस वृक्ष के रूप में तेरा राह देखता रहता हूँ। कब तेरे हाथों का ठंडक जल मेरे हृदय पर पड़ेगा। तू अकेला नहीं है, सारा जहां अपना है। अब तो आनंद के रूप में मैं हर जगह हूँ।
संपूर्ण कायनात में आनंद का प्रवाह हो रहा है, इसलिए जीवन का आनंद लो। आखिर सबको आनंदमय होना है। दुख तो आनंद की शुरुआत है। तब तक चिड़िया की मीठी गूंज कानों पर पड़ते ही मनोज की नींद खुल जाता है। प्रसन्न मुद्दा में स्नान ध्यान कर सीधे सुंदरवन पहुंच वृक्ष को जल देता है। तभी विठल महाराज ये सब देख, विठल महाराज, इतना दुख पाने के बाद भी तेरा आंख न खुला? अब भी तू इस वृक्ष पर जल दे रहा है? मनोज, विठल महाराज, अब भी मैं अपने पिता की यादों के साथ जी रहा हूँ। रही बात दुख की, आज ही जाना, दुख तो आनंद की शुरुआत है। उसकी बातें सुन नीलम मुस्कुराते हुए, महाराज, किसी को अज्ञानता का उपमा देना भी अज्ञानता ही है। सारे मनुष्य जात जब कोई भूल करता है तो अपने ही बनाए नियम कर्मों में उलझ जाता है। विठल महाराज, तो क्या मैं भूल कर रहा हूँ? नीलम, बंधन में बंधे प्रत्येक पैर से भूल ही होता है, इसलिए स्वयं के आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। तभी मुस्कुराते हुए मनोज, इस भूल को देखने के लिए इन पर भरोसा मत करना। जो दिख रहा है वो छल भी हो सकता है, इसलिए स्वयं के साथ छल भी धोखा है। इतना कम मुस्कुराते हुए मनोज वहां से चला जाता है। उधर विठल महाराज क्रोध में तमतमाते हुए, मुझे इस निष्क्रियता का भरपाई करना ही होगा। इतना कहते हुए महाराज मंदिर में पुनः प्रवेश करते हैं। इधर तब तक नीलम अपने भवन पहुंच जाती है। उसे देखते ही प्रेम प्रताप मुस्कुराते हुए, अरे बेटी, पैदल यात्रा इतना मत किया करो। इतनी सारी गाड़ियां हैं, किसी से न किसी से चली गई होती। नीलम, पिताजी, चंदूरी पर मंदिर है, इतने के लिए गाड़ी से जाना शोभा नहीं देता। श्री प्रेम प्रताप, चलिए ठीक है बेटी। हाँ, अपने माँ से कहना कि खेत की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी। नीलम, जी पिताजी, बता देंगे। तत्पश्चात गाड़ी पर सवार हो मुखिया मुंशी के साथ खेत की तरफ चल देता है और थोड़ी ही देर में पहुंच जाता है। खेत की दुर्दशा देख श्री प्रेम प्रताप, आखिर इतने मेहनत के बावजूद भी इसमें इसके फल क्यों बेकार हो जाता है? शंखनाद, मुखिया जी, न जाने अपने खेतों पर किसकी नजर लग गया है। श्री प्रेम प्रताप, शंखनाद, जरा गौर से देखो, छविदास के खेतों की फसलें कैसे लहरा रही हैं, वहीं सारी व्यवस्था होते हुए हमारा ये हाल है। शंखनाद, न जाने मनोज कौन सा तरकीब जानता है। श्री प्रेम प्रताप, बुलाओ उसे, खेती तुम लोगों के बस की बात नहीं है। तत्पश्चात मुनि मनोज को पुकारता है। कानों तक आवाज पड़ते ही बैल वहीं रोक कर पास पहुंचता है। मनोज, जी मुखिया जी, कहिए क्या आदेश है। श्री प्रेम प्रताप, तुम्हारे लहराते फसलों को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। अब मेरे खेती की तरफ देखो, न जाने क्यों हर बार फसलें बेकार हो जाता है। मनोज, मुखिया जी, जरा गौर से देखो, टपकते हुए प्रेम की बूंदों से मेरे खेतों की भूख मिट रहा है, इसलिए हमारे फसलें सबसे अच्छी है। श्री प्रेम प्रताप, अपने पिता की तरह हमारी खेती की जिम्मेदारी अब तुम ही निभाओ। मनोज, मैं कैसे निभा सकता हूँ? सारी प्रेम की बूंदें तो मेरे ही खेतों में टपक जाता है, इसलिए इसके बाद कुछ करना चाहूँ तो फसल मेरे पैरों तले दब नष्ट हो जाएंगे। तब उसकी बातें सुन ठाकुर जयदेव मुस्कुराते हुए, मुखिया जी, मनोज ठीक ही तो कह रहा है। श्री प्रेम प्रताप, तुम्हारे राय की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जयदेव, पड़ोसी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए इतना तो मानना ही पड़ेगा कि आपका धन छविदास अब साथ छोड़ चुका है, इसलिए खेतों से अन्न रूपी धन की वर्षा नहीं हो रहा है। अब इसके आगे का भाग आप लोगों को भाग 2 में मिलेगा।